हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेक माई एग्जाम। दिस इज डॉक्टर विपिन। सो आज हम अपना सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे 100 मोस्ट क्वेश्चंस का, जो हमारे सीजीएल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो आज के लिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज द ओपन मार्केट ऑपरेशंस ऑफ ए सेंट्रल बैंक आर सेल एंड परचेज ऑफ ऑप्शन ए फॉरेन करेंसी, ऑप्शन बी कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज, ऑप्शन सी ट्रेड बिल्स, ऑप्शन डी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओपन मार्केट और ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी से भी ट्रेड करते हैं, एंड यहाँ पे हम सेंट्रल बैंक की बात करें, दैट इज आरबीआई। आरबीआई हमेशा गवर्नमेंट के साथ ट्रेड करते हैं एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की जो है ट्रेड करता है वो, ठीक है। एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या है कि जिसमें सेल एंड परचेज होगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का बाय आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देन इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर होगा, दैट इज द डी इज द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज द आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the basic regulatory authority for mutual funds and the stock market lies with the ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी स्टॉक एक्सचेंज। जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं, स्टॉक मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, हमारी सेबी रेगुलेट करती है। सो जो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एंड सेबी जो बना था 1988 के अकॉर्डिंग बना है, एंड इसको स्टैट्यूटरी पावर्स 1992 में दी गई थी, और इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं दैट इज मुंबई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेपो रेट इज द रेट एट विच ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया lends to the state government, option B international aid agencies lend to the reserve bank of India, option C reserve bank of India lends to bank, ऑप्शन डी द बैंक्स लैंड्स टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें देखिए जी, रेपो रेट जो है, रेपो रेट हमेशा वो होता है कि जिसमें बैंक्स जो हैं हमारे जो हमारे आरबीआई हैं, आरबीआई आपके बैंक्स को लोन देते हैं फॉर द शॉर्ट टर्म। रेपो रेट और बैंक रेट में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। रेपो रेट में शॉर्ट टर्म के लिए लोन दिया जाता है आरबीआई द्वारा बैंक्स को, एंड बैंक रेट में क्या होता है कि जो आपके आरबीआई हैं, आरबीआई लोन देते हैं बैंक्स को लॉन्ग टर्म के लिए। सो इसमें जो हमारा आंसर होगा दैट इज सी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए शेड्यूल्ड बैंक इज द वन विच इज इंक्लूडेड इन ऑप्शन ए सेकंड शेड्यूल ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ऑप्शन बी सेकंड शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी सेकंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। शेड्यूल बैंक क्या है कि देखो, शेड्यूल बैंक हमेशा जो हमारे होते हैं आरबीआई के एक्ट के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग जो हमारा सेकंड शेड्यूल है। क्लियर। इसमें हमारा ऑप्शन सी वो हमारा जो है राइट आंसर होगा। और अगेन शेड्यूल बैंक का मतलब क्या है, जो या तो वो सेकंड शेड्यूल में हो, या फिर उनकी पेड अप कैपिटल जो होती है वो 5 लाख रुपए हो, और वो आरबीआई के रूल्स मानता होना चाहिए। सो हमारा सी जो है हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हार्ड करेंसी इज defined as the currency, option A which can hardly be used for international transaction, option B which is used in the times of war, option C which loses its value very fast, option D traded in foreign exchange market for which demand is persistently relative to the supply। हार्ड करेंसी हम बात करते हैं फॉरेन करेंसी को, जिसमें हमारे इंटरनेशनल इकोनॉमीज आती हैं, इंटरनेशनल करेंसीज आती हैं, जैसे यूएस डॉलर, आपका यूरो आ जाएगा, पाउंड आ जाएगा, जापान का येन आ जाएगा। इस तरीके से जो हमारी डेट इज अ हार्ड करेंसी, एंड गोल्ड इज ऑल्सो द हार्ड करेंसी। सो इसमें जो है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए यूज करिए ऑप्शन है इसमें, और टाइम्स ऑफ वॉर में यूज करिए उसकी वैल्यू लूज होगी हो, एंड जो हम फॉरेन एक्सचेंज में मार्केट में डील करते हैं जिसकी डिमांड हमेशा रिलेटिव हो सप्लाई के अकॉर्डिंग। सो इसमें जो हमारा डी है दैट इज द राइट आंसर, ट्रेडेड इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट फॉर विच डिमांड इज persistently relative to the supply। Clear। Next question is 1 rupee currency note bears the signature of option A Prime Minister of India, option B प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। जो 1 रुपी नोट है एंड हमारे कॉइन्स हैं वो इशू कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एंड 1 रुपी के ऊपर साइन किसके होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी के। एंड जितने भी आपके 1 रुपये से ऊपर जितने भी नोट आएंगे उसके ऊपर साइन होंगे आपके आरबीआई के गवर्नर के, और इशू कौन करेगा उसको, आरबीआई। Clear। Next question is the causes of inflation is option A increase in money supply, option B fall in the production, option C increase in money supply and fall in production, option D decrease in money supply and the fall in production। जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि जब हमारे प्राइस राइज कर जाते हैं, प्राइस राइज कैसे करेंगे, या तो लोगों के पास बहुत सारा पैसा होगा, या फिर हो सकता है कि हमारी जो डिमांड्स हैं वो ज़्यादा हो जाएं, जब प्रोडक्शन है वो कम हो जाए। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इंक्रीज इन द मनी सप्लाई एंड फॉल इन द प्रोडक्शन। क्योंकि पैसा ज़्यादा होगा तो लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे, लेकिन उतनी प्रोडक्शन नहीं है तो ऑब्वियसली बात है रेट्स हर चीज़ों के बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स
ऑप्शन ए को एग्जिस्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल एंड द लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ऑप्शन बी को एग्जिस्टेंस ऑफ द रिच एंड द पुअर, ऑप्शन सी को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, ऑप्शन डी असाइनिंग इक्वल इंपॉर्टेंस टू बोथ एग्रीकल्चर एंड हैवी इंडस्ट्रीज। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है कि जब हमारे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों, पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेट हैंड, हमें पता है कि जो हमारी प्राइवेट यूनिट्स हैं, अगर ये दोनों यूनिट्स हैं इकट्ठी काम कर रही हैं तो डेट इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, जैसे हमारी इंडिया है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रेटेजी ऑफ रूलिंग प्लान वाज अडॉप्टेड ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी राजीव गांधी। देखिए जो रोलिंग प्लान है, रोलिंग प्लान आया था 1978 में और 1978 और 80 तक चला था, जब हमारी जनता गवर्नमेंट पहली बार पार्टी में आई थी और उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई। रोलिंग प्लान का मतलब क्या था कि हर एक साल का ये प्लान को रिव्यू करेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो भी चीज़ उनका रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट ईयर का प्लान होगा। लाइक ऐसे नहीं है कि जैसे हम 5 साल का प्लान करते हैं, 5 साल के प्लान के बाद हम उसकी रिपोर्ट बनाते हैं, देन उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट ईयर के नेक्स्ट 5 ईयर प्लान करते हैं, लेकिन रोलिंग प्लान में 1 साल का प्लान के बारे में बात करी गई थी। क्लियर? सो ऑप्शन सी मोरारजी देसाई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इज, जो हमारा हॉटेस्ट प्लैनेट है कौन सा है? ऑप्शन ए मरकरी, ऑप्शन बी वीनस, ऑप्शन सी जुपिटर, ऑप्शन डी सैटर्न। देखिए अगर हम देखें सन के अकॉर्डिंग, सन इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो फर्स्ट जो हमारा प्लैनेट आता है डेट इज द मरकरी, देन आपका वीनस, देन अर्थ एंड देन मार्स। एंड अगर हम देखें मरकरी एंड वीनस में इसमें ऑप्शन हो सकता है क्योंकि डिस्टेंस जो है मरकरी का कम है सन से एंड वीनस का ज़्यादा है, लेकिन वीनस को हॉटेस्ट प्लैनेट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें क्लाउड कवर ज़्यादा है। जब ऑब्वियसली बात है अगर हम देखें अपने एटमॉस्फेयर में जब ह्यूमिडिटी होती है, वो उसका रीज़न क्या होता है कि हमारे बादल आए होते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली बात है ह्यूमिडिटी होगी तो गर्मी ज़्यादा होगी, तो हॉटेस्ट प्लैनेट भी क्या होगा हमारा? वीनस, क्योंकि उसके ऊपर क्लाउड कवर ज़्यादा है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस्ट्रॉइड्स हैव देयर ऑर्बिट बिटवीन द प्लैनेट्स। ऑप्शन ए मरकरी एंड द वीनस, ऑप्शन बी अर्थ एंड द मार्स, ऑप्शन सी मार्स एंड द जुपिटर, ऑप्शन डी जुपिटर एंड द सैटर्न। देखिए जो एस्ट्रॉइड होते हैं, एस्ट्रॉइड जो हैं हमारे माइनर प्लैनेट्स हैं, जो हमारे जिसमें आपके मीटियोराइड्स वगैरह घूमते हैं, ठीक है। एंड ये जो है हमारी एक लेयर है किसमें? इनर प्लैनेट एंड द आउटर प्लैनेट के बीच में। सो इनर प्लैनेट की अगर बात करें तो इनर प्लैनेट हमारा लास्ट वाला जो है वो मार्स होता है, एंड आउटर प्लैनेट में जो फर्स्ट वाला प्लैनेट है दैट इज द जुपिटर। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मार्स एंड द जुपिटर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय द मूनलाइट to reach the earth is option A 1 second, option B 1.3 second, option C 2 second, option D 2.3 second। सो हमें पता होना चाहिए जो मून की लाइट है वो 1.3 सेकंड में इन अर्थ के ऊपर पहुंच जाती है। एंड अगर इन्होंने क्वेश्चन पूछा सन की लाइट तो 8 मिनट 18 सेकंड यानी कि 498 सेकंड के अकॉर्डिंग हमारे सन की लाइट जो है अर्थ के ऊपर पहुंच जाती है। क्लियर? सो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्प्रिंग टाइड अकर्स व्हेन। Option A sun the moon is the nearest to the earth, the second option is moon is farthest from the earth, option C the moon, sun and the earth are at the right angle with the earth at the apex, option D the moon, sun and the earth are in the same line। स्प्रिंग टाइड तब होती हैं जब ये तीनों ही सेम लाइन में होते हैं, जिसमें हमें पता है जो ग्रेविटेशनल पुल है वो मून का सबसे ज़्यादा है और सन का कंपैरेटिव टू मून कम है। द रीज़न इज़ द मून इज़ द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। तो मून जो है वो बहुत तेज़ी से अर्थ को अपनी तरफ खींचता है, जिसके कारण टाइड्स आएंगी, एंड सन भी अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन जो मून है, मून ग्रेविटेशनल पुल उसका ज़्यादा है तो वो जल्दी खींचेगा, जिसके कारण हमारी जो टाइड्स हैं वो जो नॉर्मल टाइड्स हैं उससे वो हाई टाइड्स आएंगी। सो इट मीन्स वो स्प्रिंग टाइड्स होती हैं हमारी। क्लियर? सो 63 जो हमारा क्वेश्चन है इसका आंसर है हमारा डी, द मून, सन एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन। Clear? The next question is the longest circle which can be drawn on the earth's surface passes through। ऑप्शन ए इक्वेटर, ऑप्शन बी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऑप्शन सी आर्कटिक सर्कल, ऑप्शन डी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। देखिए जो लॉन्गेस्ट सर्कल की अगर हम बात करें, जब हम अर्थ को डिवाइड करते हैं तो सेंटर पे पहले 0 डिग्री पे काटते हैं, देन 23 हाफ नॉर्थ साउथ, देन 66 एंड हाफ नॉर्थ साउथ। क्लियर? सो जो हमारा 0 डिग्री है, 0 डिग्री दोनों में कॉमन होता है, तो वो वहाँ पे एक सर्कल बनाता है दैट इज द ग्रेट सर्कल, जिसको हम इक्वेटर कहते हैं। सो हमारा वही सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट सर्कल होता है वहाँ पे जो अर्थ पे बनता है, दैट इज ए इज द राइट आंसर, इक्वेटर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज द मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी सिलिकॉन, ऑप्शन डी कार्बन। देखिए
एलिमेंट्स की बात करी है तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म में मिलती है। अगर उन्होंने मेटल की बात करी होती तो एल्यूमिनियम इज द राइट आंसर। क्लियर। सो हमारा जो एलिमेंट है दैट इज द ऑक्सीजन, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस ऑफ द एटमॉस्फेरिक लेयर्स इज करेक्ट फ्रॉम बिलो। ऑप्शन ए स्ट्रेटोस्फीयर, आइनोस्फीयर, ट्रोपोपोज, ट्रोपोस्फीयर। ऑप्शन बी आइनोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोपोज। ऑप्शन सी ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोपोज, स्ट्रेटोस्फीयर, आइनोस्फीयर। ऑप्शन डी ट्रोपोपोज, ट्रोपोस्फीयर, आइनोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर। सो हमारा जो इसका आंसर है वो सी है, राइट आंसर। ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोपोज, स्ट्रेटोस्फीयर, आइनोस्फीयर। कैसे? अगर हम देखें अर्थ से, एटमॉस्फेयर से देखें हम, पहली लेयर हमारी ट्रोपोस्फीयर आती है जिसमें हमारे जितने भी एटमॉस्फेरिक फिनोमिनाज होते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन, रेनफॉल, वो उसमें दिखते हैं। एंड उसके बाद हमारा ट्रोपोपोज आता है जिसमें अगर हम देखें अगर हम 6.4 डिग्री किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो हमारा जो 1 किलोमीटर अगर ऊपर जाते हैं तो 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा टेम्परेचर गिरता है, तो उस चीज़ को हम ट्रोपोपोज कहते हैं। एंड उसके बाद है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में जहाँ पे हमारी ओजोन लेयर है, जिस लेयर में हमारे जेट प्लेन्स भी चलते हैं। और उसके बाद मीजोस्फीयर आता है, उसके बाद आइनोस्फीयर आता है, उसके बाद एक्सोस्फीयर आता है। सो हमारा सी इज द राइट आंसर। क्लियर। सो द क्वेश्चन इज द सी ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग ऑप्शन ए डे फ्रॉम द लैंड to sea, option B day from sea to land, option C night from the land to sea, option D night from the sea to land। जो सी ब्रीज होती है वो चलती कब है? दिन के टाइम पे चलती है सी टू लैंड। द रीजन इज क्योंकि हाई प्रेशर की साइड होता है हमारा सी की साइड के ऊपर और लैंड के ऊपर लो प्रेशर होता है, तो इट मीन्स जो हमारी जो एयर ब्लो करेगी वो सी टू लैंड करेगी। एंड हमने देखा भी है दिन के टाइम पे जो ब्रीज चलती है, हवा चलती है, वो सी की तरफ से चलती है, सी टू लैंड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द so the next question is the tropical grasslands of Africa are known as option A steppes, option B savannas, option C pampas, option D downs। ये हमें याद करना पड़ेगा। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स जहाँ पे हमारी बारिश वगैरह होती है, ट्रॉपिकल एरियाज उनको कहते हैं। अफ्रीका के ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स कौन से होते हैं? सवाना। जो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन ऑप्शन ए ब्योफोर्ट स्केल, ऑप्शन बी रिक्टर स्केल, ऑप्शन सी सीकेंट स्केल, ऑप्शन डी मर्कली स्केल। सो जो इंटेंसिटी है अर्थक्वेक की वो मर्कली स्केल से मापते हैं हम। इंटेंसिटी मतलब कितना वो पावरफुल जो है अर्थक्वेक आया है। क्लियर। मैग्नीट्यूड को अगर हम देखें, मैग्नीट्यूड को मापने के लिए कौन सा स्केल है? दैट इज द रिक्टर स्केल। क्लियर। सो यहाँ पे इंटेंसिटी है तो मर्कली स्केल, अगर मैग्नीट्यूड होता तो रिक्टर स्केल। सो ऑप्शन बी डी इज द राइट आंसर। क्लियर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड इज ऑप्शन ए वेस्टर्न घाट, ऑप्शन बी हिमालयस, ऑप्शन सी अरावलीज, ऑप्शन डी एंडीज। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द यंगेस्ट माउंटेन रेंज जो है हमारी दैट इज द हिमालयस। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। क्यों? क्योंकि हमारे जो हिमालयस हैं अभी भी ग्रो कर रहे हैं। क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पनामा कैनाल्स लिंक्स ऑप्शन ए मेडिटेरियन सी एंड द रेड सी, ऑप्शन बी अटलांटिक ओशन विद इंडियन ओशन, ऑप्शन सी इंडियन ओशन एंड मेडिटेरियन सी, ऑप्शन डी अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन। ये आपको याद करना पड़ेगा। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पनामा कैनाल जो है अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को ज्वाइन करती है। क्लियर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द fog is common around Newfoundland coast because option A high tide occurs causing storms, option B the rainfall is heavy, option C the warm and the cold current meet, option D icebergs melt around the coast। फॉग अगर हम देखें, अगर हम गर्म पानी, जैसे हम कहते हैं कि हमारा सर्दी का मौसम चल रहा है तो फॉग चल रही है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो हमारी गर्म एयर होती है और ठंडी एयर है वो दोनों मिक्स करती हैं। आप नॉर्मल घर में भी हम देख सकते हैं, नॉर्मल घर के फिनोमिनाज में भी देखते हैं फॉग कैसे बनती है। जब गर्म और ठंडा पानी मिक्स कर दो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ एक फॉग सी बन रही है। क्लियर। सो फॉग तब मिलेगी जब वार्म एंड द कोल्ड करंट जब मीट करेंगे। क्लियर। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर। Next question is the 17th parallel separates option A the North and the South America, option B the North and the South Korea, option C the North and the South Vietnam, option D the North and the South Yemen। 17th पैरेलल जो है वो वियतनाम को सेपरेट करती है, डेट इज द नॉर्थ एंड द साउथ वियतनाम। क्लियर। नॉर्थ एंड साउथ कोरिया को जो डिफर करती है, जो सेपरेट करती है, डेट इज द 38th पैरेलल। क्लियर। सो हमारा 17th पैरेलल के लिए आंसर जो है हमारा सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया। एंड द नेक्स्ट इज द 74 क्वेश्चन, द विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। हमारे इंडिया में सबसे लार्जेस्ट कोस्ट लाइन जो है हमारा सी तट जिसे हम कहते हैं, समुद्री तट, किसे सबसे लार्जेस्ट किसका है? दैट इज द गुजरात। क्लियर। गुजरात हमारा सबसे लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है। अगर हम साउथ में देखें, साउथ इंडिया में देखें अगर हम, तो आंध्र प्रदेश इज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन। क्लियर। Next question is the oldest mountains in India according to geographical history are
ऑप्शन ए सतपुड़ाज, ऑप्शन बी नीलगिरीज, ऑप्शन सी विंध्याज, ऑप्शन डी अरावलीज। जो अरावलीज हैं दैट इज द ओल्डेस्ट माउंटेन इन इंडिया। क्लियर, जो अरावलीज जो हैं हमारे राजस्थान वगैरह एरिया के पास आते हैं। क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पालघाट गैप विच ऑफ द पालघाट इज द the Palghat joins which of the following states? Option A Sikkim and the West Bengal, option B the Maharashtra and the Gujarat, option C Kerala and Tamil Nadu, option D Arunachal Pradesh and Sikkim। जो पालघाट गैप है वो केरला और तमिलनाडु के बीच में है। दिस इज ए गैप जो इन दोनों स्टेट्स को ज्वाइन करता है, केरला एंड तमिलनाडु। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स पास थ्रू और फ्लोज थ्रू ए रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली क्या होती है? जहाँ पे हमारा एक एरिया बन जाता है बीच में से, जिसमें से आपके दो टापू खड़े हो जाते हैं एंड बीच में से हमारा एरिया खाली हो जाए। क्लियर। एंड इसमें जो रिवर बहती है वो ऑप्शन क्या है हमारे? कावेरी, नर्मदा, कोसी, गोदावरी। सो हमें पता है जो रिफ्ट वैली है वो विंध्यास और सतपुड़ा विंध्यास जो हमारे माउंटेन्स हैं उसमें बनती है, जिसमें से हमारी नर्मदा रिवर बहती है। सो बी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट ऑफ द इंडियाज रेनफॉल इज। ऑप्शन ए साइक्लोनिक, ऑप्शन बी कन्वेक्शनल, ऑप्शन सी इल्यूसिव, ऑप्शन डी ओरोग्राफिक। ओरोग्राफिक इज द रेनफॉल जो हमारी इंडिया में सबसे ज़्यादा होती है। ओरोग्राफिक का मतलब क्या है कि जैसे हमारी आपने देखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा, साउथ वेस्ट मानसून आती हैं, तो साउथ वेस्ट मानसून हमारे वेस्टर्न घाट के ऊपर पहले टकराती हैं। कहने का मतलब जो हमारी माउंटेन्स के थ्रू होती है दैट इज द ओरोग्राफिक। क्लियर। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीरोफिटिक वेजिटेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। ऑप्शन ए छोटा नागपुर प्लेटू, ऑप्शन बी खासी हिल्स, ऑप्शन डी ईस्टर्न घाट, ऑप्शन डी कच्छ। सो जीरोफिटिक क्या होता है? जो डेजर्ट कंडीशन में रहते हैं, ड्राई कंडीशन में रहते हैं। सो हमें पता है कि जो रन ऑफ कच्छ है गुजरात और जो हमारा आप कह सकते हो कि राजस्थान वगैरह एरिया है, वहाँ पे हमारे जीरोफिटिक प्लांट्स रहते हैं, जीरोफिटिक यानी कि कैक्टस वगैरह। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कच्छ एरिया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मिक्स्ड फार्मिंग मीन्स। ऑप्शन ए ग्रोइंग टू क्रॉप्स एट द सेम टाइम, ऑप्शन बी ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन द सक्सेशन, ऑप्शन सी प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स, ऑप्शन डी यूजिंग मिक्सचर ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। मिक्स फार्मिंग का मतलब होता है कि जब दो क्रॉप्स को एक टाइम पे जब जो है ग्रो किया जाता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लांट विच ग्रो इन द सैलाइन सॉइल्स आर। ऑप्शन ए जीरोफिटिक, ऑप्शन बी हाइड्रोफाइट्स, ऑप्शन सी हेलोफाइट्स एंड ऑप्शन डी सक्लेंट्स। सो जो सैलाइन कंडीशन है, सैलाइन वर्ड के लिए हेलो वर्ड यूज किया जाता है, तो सैलाइन सॉइल में जो प्लांट्स ग्रो करेंगे दैट आर हेलोफाइट्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ए रोडेंटिसाइड। रोडेंटिसाइड का मतलब जो रैट्स को किल करने के लिए यूज किया जाता है। सो ऑप्शन ए जिंक फॉस्फाइड, ऑप्शन बी जिंक कार्बोनेट, ऑप्शन सी जिंक क्लोराइड, ऑप्शन डी जिंक सल्फाइड। सो जो हमारा रोडेंट्स को यानी कि रैट्स को खत्म करने के लिए जिंक फॉस्फाइड का यूज किया जाता है और एल्यूमिनियम फास्फाइड इज ऑल्सो यूज। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज द रेस्पिरेशन इज। रेस्पिरेशन क्या है? जो सांस लेते हैं हम, वो कौन सा प्रोसेस है? ऑप्शन ए the catabolic process that uses carbon dioxide produce oxygen and converted released energy to ATP. Option B anabolic process that uses oxygen and carbon dioxide to form ATP. Option C anabolic process that uses oxygen produces carbon dioxide and converts released energy into ATP. Option D catabolic process that uses oxygen produces carbon dioxide and converts रिलीज एनर्जी इनटू एटीपी। सो देखिए रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं? हम सांस लेते हैं, सांस मतलब ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या करती है? हमारे ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। सो इट इज़ ए कैटाबॉलिक प्रोसेस फर्स्ट ऑफ ऑल। सो ऑप्शन डी जो है हमारा डेट इज द राइट आंसर, जिसमें ऑक्सीजन हम यूज़ कर रहे हैं और प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं जो हमारी एटीपी की फॉर्म में आ जाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हार्मोन्स हेल्प इन सेल डिवीजन आर। ऑप्शन ए IAA, ऑप्शन बी NAA, ऑप्शन सी साइटोकाइनिन, सिएटिन, ऑप्शन डी जिबलिन। सो जो हार्मोन सेल डिवीजन के लिए हेल्प करता है दैट इज अ साइटोकाइनिन। साइटो वर्ड मतलब सेल, तो इट मीन सीधा ही हमें ऑप्शन सी पता लग रहा है, साइटो मतलब सेल। सो साइटोकाइनिन इज द राइट आंसर, सेल डिवीजन में हेल्प कर रहा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। ऑप्शन ए पिट्यूटरी, ऑप्शन बी पीनियल, ऑप्शन सी थाइमस, ऑप्शन डी पैंक्रियास। जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज इज ए मिक्स्ड ग्लैंड, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों फंक्शन है इसके। जो इंसुलिन है वो यहाँ से निकलता है, पैंक्रियाज से, बीटा सेल से निकलता है ये। क्लियर। जो क्या करता है? आपके ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। क्लियर। और जो ये चीज़ देखी थी पहली बार ये लैंगरहंस ने देखी थी, इसलिए हम इसको कह देते हैं कि इसलेट्स ऑफ लैंगरहंस से ये निकलता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पैंक्रियास। क्लियर।
The next question is the image of the object is found on which part of the eye? Option A cornea, option B choroid, option C retina, option D iris. So जो इमेज बनती है वो हमेशा हमारे रेटिना के ऊपर बनती है, so option C is the right answer. Next question is the name the vitamin not found in any animal food. Option A vitamin B12, option B vitamin C, option C vitamin D, option D vitamin K. पहली बात तो जो हमारा विटामिन सी है डेट इज़ एस्कॉर्बिक एसिड, ये हमेशा हमारे जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनसे मिलता है, सो डेट इज़ द राइट आंसर. सिट्रस फ्रूट से ही हमें मिलेगा, एनिमल फूड से नहीं मिलने वाला, सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. Next question is the volume of blood found in a healthy person. Option A 3 to 4 liter, option B 4 to 5 liter, option C 5 to 6 liter, option D 6 to 7 liter. जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड है डेट इज 5 to 6 लीटर, जो ऑन एन एवरेज सभी में होता है. क्लियर, ऑप्शन सी राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी पेयर ऑफ नर्व्स अराइजेस फ्रॉम वर्टिब्रल कॉलम, जिसे हम स्पाइनल नर्व्स भी कह देते हैं. ऑप्शन ए 12 पेयर, ऑप्शन बी 13 पेयर, ऑप्शन सी 31 पेयर, ऑप्शन डी 33 पेयर. सो जो नर्व्स अराइज होती हैं डेट इज 31 पेयर, जिसे हम स्पाइनल नर्व्स भी कहते हैं. क्लियर, ध्यान रखना इन्होंने अगर उन्हें क्वेश्चन पूछा था वर्टिब्रल कॉलम में कॉलम कितने होते हैं, देन आंसर इज 33 ओनली. क्लियर, 33 ओनली. एंड अगर उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि फ्यूज होके कितने बन जाते हैं, वो 26 रह जाते हैं. लेकिन इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, नर्व्स का. नर्व्स में हमारे 31 पेयर्स होते हैं. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्वेंशन ऑफ ब्लड ग्रुप इज डन बाय ऑप्शन ए लैंडस्टीनर, ऑप्शन बी लेवाइन, ऑप्शन सी वीनर, ऑप्शन डी लैंडस्टीनर एंड वीनर. जो ब्लड ग्रुप है वो डिस्कवर किसने किए थे, लैंडस्टीनर ने डिस्कवर किए थे. क्लियर, सो ए इज द राइट आंसर. लेकिन अगर हम आर एच फैक्टर की बात करें तो आर एच फैक्टर को डिस्कवर किसने किया था, आपके लैंडस्टीनर एंड वीनर ने. Clear. So the next question is the amniocentesis is a technique uses option A to determine the sex of the fetus, option B to test of the amnion acid, option C to test brain, option D none of these. इनमें से जो है आपका कोई भी तरीका नहीं यूज़ किया जाता, किसी भी तरीके मतलब किसी भी पर्पज़ के लिए नहीं यूज़ किया जाता. लेकिन जो एमनियोसेंटेसिस टेक्निक है वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी के लिए चेक किया जाता है, जिसमें से एमनियोटिक फ्लूइड लिया जाता है मदर से. एंड एमनियोटिक फ्लूइड में बच्चे का वो फ्लूइड आता है एंड उसमें हम देखते हैं कि बच्चे के क्रोमोसोम पूरे हैं, कम हैं, ज़्यादा हैं. अगर उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी होती है तो उस तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है. क्लियर. लेकिन जो हम वो कहते थे कि किसी बच्चे का सेक्स पता करना है तो कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं, वो इस चीज़ को डॉक्टर यूज़ करते थे, लेकिन अब ये इंडिया में हमारे बैन है. क्लियर. सो हम एमनियोसेंटेसिस ओनली क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी के लिए यूज़ करते हैं. क्लियर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the DPT vaccine. The DPT vaccine, a mixture of 3 vaccine, is used to immunize against 3 medical condition diseases. These medical condition diseases are option A diphtheria, pneumonia, tuberculosis, option B diarrhea, pertussis, tetanus, option C diarrhea, pertussis, tuberculosis, option D diphtheria, pertussis, tetanus. देखिए जो डी है, डी इज़ द राइट आंसर, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस. ये आपको याद करना है, आपको पता भी होगा ये चीज़, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना, टी वर्ड कई बार वो टाइफाइड दे देता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना. डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस ही आंसर है. क्लियर. पर्ट्यूसिस को हम वूविंग कफ भी कह देते हैं और टेटनस को लॉक जॉ भी कह देते हैं. सो हमारा डी हमारा राइट आंसर है. Clear. Next question is the function of lysozyme is option A protein synthesis, option B processing and packaging, option C intracellular digestion, option D synthesis of food fat. जो लाइजोजाइम है, लाइजोसोम क्या करते हैं, जितने भी हमारे अगर हमारी बॉडी में सेल के अंदर इन्फेक्शन आ जाए तो लाइजोजाइम इसके अंदर एक एंजाइम होता है डेट इज़ अ हाइड्रोलिटिक एंजाइम. वो इन्फेक्शन को अपने अंदर घोल लेता है और उसको किल करता है. इसी कारण इसको इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं, क्योंकि सेल के अंदर ही हो रही है एंड अपने आप को ये ख़त्म भी कर लेता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल. क्लियर. सो हमारा आंसर सी दैट इज द राइट आंसर. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पिरामिड ऑफ एनर्जी इन ए इकोसिस्टम इज ऑप्शन ए ऑलवेज इन्वर्टेड, ऑप्शन बी ऑलवेज अपराइट, ऑप्शन सी स्पाइंडल शेप, option C is a spindle shape, option D both upright and inverted depending upon the ecosystem. देखिए जो एनर्जी है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक 10% एनर्जी ट्रांसफर करती है. तो इट मीन्स अगर हम देखें 1000 अगर बेस मान के चलते हैं तो अगले वाले में 100 जाएगी, उसके बाद 100 के बाद 10 जाएगी, 10 के बाद 1 जाएगी. तो इट मीन्स जो हमारा जो आपका पिरामिड है वो हमेशा अप ऊपर के ऊपर बनता जाएगा. तो इट मीन्स जो हमारा जो पिरामिड है एनर्जी का वो हमेशा अपराइट ही रहेगा हमेशा. Clear. So option B is the right answer. Next question is the eco mark is given to an Indian product which is option A rich in protein, option B environment friendly, option C economic viable, option D pure and unadulterated.
सो इको मार्क होता है कि जो हम फ्रेंडली इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, जो हम इन्वायरमेंटल यूज़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, यानी कि हमें इन्वायरमेंट को कोई इफेक्ट नहीं होता। सो बी इज़ अ राइट आंसर, इन्वायरमेंट फ्रेंडली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साउंड बिकम हजार्डियस नॉइस पोल्यूशन एट लेवल, ऑप्शन ए अबव 30 डेसिबल, ऑप्शन बी अबव 80 डेसिबल, ऑप्शन सी अबव 100 डेसिबल, ऑप्शन डी अबव 120 डेसिबल। जो हमें नॉइस पोल्यूशन है, जिसमें पोल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, अगर किसी चीज़ का हार्मफुल इफेक्ट हो, अगर नॉइस बहुत ज़्यादा आ रही हो तो वो ऑब्वियसली बात है हमारे ईयर्स के इफेक्ट करेगी। अगर 80 डेसिबल के 80 डेसिबल के ऊपर जा रही है तो वो नॉइस पोल्यूशन प्रोड्यूस करेगी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए इज गिवन बाय, ऑप्शन ए मूलर, ऑप्शन बी मेघनाथ साहा, ऑप्शन सी स्टीफन हॉकिंस, ऑप्शन डी वाटसन एंड क्रिक। डबल हेलिक्स मॉडल यानी कि डीएनए इज ए डबल स्टैंडर्ड, ये स्ट्रक्चर किसने दी थी, वाटसन एंड क्रिक ने। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, जो हाइड्रोजन बॉम्ब है वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, ऑप्शन ए न्यूक्लियर फ्यूजन, ऑप्शन बी न्यूक्लियर फ्यूजन, ऑप्शन सी नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, ऑप्शन डी आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। जो हाइड्रोजन बॉम्ब है, हाइड्रोजन बॉम्ब जो है दैट इज 1000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द एटम बॉम्ब। क्लियर। सो ये जो बनता है, जो एटम बॉम्ब जो अगर देखा जाए, एटम बॉम्ब वो फ्यूजन के ऊपर है, यानी कि अगर हम उसको तोड़ेंगे तो जन वो जिसे हम विस्फोट कहते हैं, ठीक है, वो टूटेगा तो फ्यूजन वाला रिएक्शन होगा। लेकिन हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो फ्यूजन के ऊपर बेस्ड होता है। लाइक जैसे हमारे सन है, सन के अंदर भी एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण आती है, क्योंकि जो सन है, सन हाइड्रोजन से बना है, हाइड्रोजन मिलके क्या बनाती है, हीलियम। क्लियर, दैट इज अ न्यूक्लियर फ्यूजन। सो वो डेंजरस है, हमारे सन भी हमारे लिए डेंजरस है, ठीक है। सो हाइड्रोजन बॉम्ब भी जो किस बेस के ऊपर, किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस है, न्यूक्लियर फ्यूजन के। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वाटर अटेन्स मैक्सिमम डेंसिटी एट, ऑप्शन ए 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 4 डिग्री फारेनहाइट, ऑप्शन सी 4 केल्विन, ऑप्शन डी 4 डिग्री सेंटीग्रेड। आई थिंक ये सबको आंसर पता ही होगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज द राइट आंसर। सो द लास्ट क्वेश्चन इज द ऑप्शन a fuse wire is characterized by, option A low resistance and high melting point, option B high resistance and high melting point, option C high resistance and low melting point, option D low resistance and low melting point। जो फ्यूज वायर है उसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए ताकि उसमें करंट जो है वो फ्लो कर जाए। एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट मतलब, हाई मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है कि अगर कुछ भी अगर हम टेम्परेचर थोड़ा सा भी अप करते हैं वो जल जाए। तो ऑब्वियसली बात है जो फ्यूज वायर है अगर यही कैरेक्टरिस्टिक लेगी तभी हम इस चीज़ को पता लगेगा, और हमारे जो अप्लाइंसेज होंगे, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज होंगे, वो दूसरे आगे बढ़ने से, आग लगने से हमें बचाएंगे। सो इट मीन्स फ्यूज वायर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, द लो रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, ए इज अ राइट आंसर। क्लियर। सो फ्रेंड्स, आज हम जो अपना सेशन है यहीं पे एंड करेंगे। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन बड़े हेल्प करेंगे एसएससी सीजीएल में। तो अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।